आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं उनको लेकर के हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन अगर फर्स्ट को हम देखें, क्वेश्चन फर्स्ट है कि इन द रिएक्शन 2x प्लस वाई जेड प्लस 80 कैलोरी, which of the following combination of pressure and temperature give the highest yield of Z at equilibrium? कोई केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है X जिसका 2 मोल खर्च हो रहा है, वो भी किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है। प्लस Y कोई रिएक्टेंट है, वो भी गैसेस स्टेट में है। और यहाँ पे ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और जो रिएक्शन है वह रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वह है जेड, वो भी गैसेस स्टेट में है। और प्लस में यहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। कितना हीट रिलीज हो रहा है, 80 कैलोरी हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर गिव द हाईएस्ट यील्ड ऑफ जेड एट इक्विलिब्रियम। तो बताइए कौन सा। अच्छा, ए कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। मुझे पता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच हीट आर इवॉल्व्ड, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है आपका रिलीज होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कैसा होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और अकॉर्डिंग टू ली चैटियर प्रिंसिपल, तो ली चैटियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है ना, तो उस पे टेम्परेचर प्रेशर या किसी भी प्रकार की तब्दीली करने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जिधर किए गए प्रभाव को दूर किया जा सके। क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है, एक्जोथर्मिक। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए, फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन में पता है कि ही टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा आपका, रिएक्शन किधर की तरफ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। क्योंकि आगे की तरफ क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और चूंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पे जेड जो है, प्रोडक्ट जेड है, इसका यील्ड मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले। तो जेड ज्यादा से ज्यादा कब बनेगा, जब रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को मूव करवाने के लिए मुझे टेम्परेचर हाई नहीं बल्कि टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन किधर की तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा तो जेट क्या होगा आपका, ज्यादा से ज्यादा बनेगा। तो लो टेम्परेचर, है ना, लो टेम्परेचर क्या होगा आपका, अच्छा कंडीशन होगा फॉर दी मोर फॉर्मेशन ऑफ जेड। इसके साथ ही साथ देखोगे तो नंबर ऑफ मोल किधर जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल आपके जाते हैं जेड की, नंबर ऑफ मोल किधर जाते हैं आपके, राइट हैंड साइड। ए है आपका लेफ्ट हैंड साइड और है आपका राइट हैंड साइड। नंबर ऑफ मोल अगर देखोगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 1। और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना है, टोटल 3। तो किधर आपके नंबर ऑफ मोल कम है, इधर है प्रोडक्ट के साइड में। तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मुझे पता है कि प्रेशर बढ़ाने पे किसी भी कोई भी अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है वह इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर की तरफ मूव करता है, जिधर आपका नंबर ऑफ मोल क्या हो, कम हो। तो नंबर ऑफ मोल किधर है आपके, कम। तो नंबर ऑफ मोल कम है आपके प्रोडक्ट साइड में, यानी प्रेशर हाई करोगे तो अब इस केस में चूंकि नंबर ऑफ मोल किधर घट रहा है, प्रोडक्ट साइड में, तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर की तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज्यादा से ज्यादा बनेगा। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर फेवरेबल कंडीशन होगा फॉर द मोर फॉर्मेशन ऑफ जेड। तो लो टेम्परेचर
तो लो टेम्परेचर देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस है, 100 है, यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस है। लो टेम्परेचर तो समझ में आ गया, तो 500 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होगा, हाई टेम्परेचर की बात ही नहीं हो पाएगी। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो यहाँ पे 400 एटीएम है, यहाँ पे 100 एटीएम है, तो देखो टेम्परेचर तो सेम है, बट प्रेशर किधर ज्यादा है आपका, ए वाले केस में। तो सही आंसर होगा आपका ए वाला, क्योंकि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जो होंगे वो फेवरेबल कंडीशन होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जेड मोर। ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आपको निकल के आ चुका है। अगला क्वेश्चन है फॉर द गैसियस रिएक्शन। चलिए, फॉर द गैसियस रिएक्शन N2 + H2 क्या बन रहा है, 2NH3 बन रहा है, अमोनिया गैस बन रहा है। इफ 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट एट इक्विलिब्रियम, हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कैसे कि आपका नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और ये रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, 2NH3। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे 3H2। ठीक है, तो इस केमिकल इक्वेशन से साफ साफ पता चल रहा है कि 1 मोल N2 और 3 मोल H2 आपस में रिएक्ट करके 2 मोल क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस बन रहा है। इसी तरीके से कह रहा है इफ 1 मोल ऑफ H2, यानी हाइड्रोजन गैस जो है वह क्या है, 1 मोल है। 1 मोल आपका, इफ 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका 1 मोल क्या कर रहा है, आप रिएक्ट कर रहा है, तो कितना मोल आपका NH3 बनेगा। इस क्वेश्चन से मुझे पता चल रहा है कि जब 3 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहेगा तो 2 मोल क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। इसी तरीके से आप इस 3 को मैं इधर ले आऊं तो हो जाएगा आपका 1 मोल H2 जब रिएक्ट करेगा तो कितना बनाएगा, 2/3 मोल अमोनिया गैस बनेगी। यानी सही आंसर होगा आपका, जब 1 मोल रिएक्ट करेगा तो बनेगा 2/3 मोल अमोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आर हीटेड इन ए 10 लीटर वेसल एट 727 डिग्री सेल्सियस। तो कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, ठीक है, इसको हीट किया जा रहा है। इसको हीट करने पे क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग एक वेजल है ना, जिसकी कैपेसिटी कितनी है आपकी, 10 लीटर की है। ठीक है, इसमें 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रख दिया गया है और इसको हीट किया जा रहा है। हीट करने पे ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो क्या बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम 20% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट, वैल्यू ऑफ Kp फॉर दी दिस इक्वेशन इज। तो देखो, अगर मैं बात करूं, देखो शुरुआत में कितनी क्वांटिटी ली गई थी कैल्शियम कार्बोनेट की, 20 ग्राम। तो जब इसे हीट किया गया तो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगा। और ये जो रिएक्शन था, चूंकि ये जो हीटिंग हो रहा है वह एक क्लोज कंटेनर में हो रहा है, क्लोज कंटेनर में क्या होगा, ये रिएक्शन जो होगा रिवर्सिबल हो जाएगा। रिवर्सिबल होने पे क्या हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम आपकी इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ कि 20% कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर गया, यानी 20 ग्राम का 20% जो आपका होगा, उतनी क्वांटिटी कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा डिकम्पोज हो चुका होगा। तो आप यहाँ से देखोगे तो 20×5 100 और 5 4 है ना, यानी 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपका रिएक्ट कर चुका, यानी डिकम्पोज हो गया। तो 20, अच्छा, 4 ग्राम कैल्शियम का, यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देखो जब 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपका टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, 4 ग्राम का मतलब हो गया, अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। वेट है आपका 4 ग्राम, मोलिकुलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम, 100 ग्राम पर मोल, है ना। अब यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपका कितना हो जाएगा, 1/25 मोल, यानी 1/25 मोल आपका
कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया। तो अगर चूंकि एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज हो रहा है तो एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। सेम तरीके से जब 1/25 मोल कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो 1/25 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और 1/25 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। क्योंकि इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी की बात करूं तो केपी इक्वल टू होगा क्या, हम मुझे पता है केपी इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के तौर पे कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, ए भी सॉलिड स्टेट में है, ए आपका गैसेस स्टेट में है। क्योंकि सॉलिड का ना तो कोई कंसंट्रेशन होता है ना तो कोई प्रेशर होता है, इसीलिए इसको हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में है तो गैस का तो प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन तो होता नहीं है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ना, तो डिवाइड बाई। अब चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट भी किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो इसका भी कोई ना कंसंट्रेशन होगा ना कोई प्रेशर होगा। केपी की वैल्यू क्या आएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब मुझे पता है प्रेशर इक्वल टू होता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। पी इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी बाई वी, एनआरटी बाई वी। एन की वैल्यू क्या है, 1/25, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा था, 1/25 मोल। आर आर मुझे यहाँ पे किस में निकालना है, आप एटीएम में निकालना है, तो आर की वैल्यू मुझे मैं रखूंगा 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर 727 में अगर मैं 273 जोड़ दूंगा तो मेरा आएगा 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर है ना, तो 25 चौके 100 40 आएगा, 10 चौके 40 4 आएगा, चार का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, फोर, और चार कम चार, चार दूनी आठ, चार अठे 32, जीरो जीरो 3, 0.3284 आंसर आएगा एटीएम में, 0.38 सही आंसर होगा ए वाला। अगला क्वेश्चन है कि एक कोई रिएक्शन है, वह रिएक्शन कुछ इस तरीके से है कि कैल्शियम फ्लोराइड आपका जो है, जो कि सॉलिड स्टेट में है, यह डिसोसिएट होता है इसमें कैल्शियम आयन में और टू फ्लोराइड आयन में। कह रहा एट इक्विलिब्रियम, इज एट इक्विलिब्रियम, यानी ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है इस तरीके से। इफ कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन is increased by 4 times, what will be change in fluoride ion concentration compared to initial concentration of fluoride ion। अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन के लिए, अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के तौर पे क्या है कैल्शियम आयन, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, क्योंकि यहाँ पे स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो पावर में 2 चला जाएगा, और डिवाइड बाई। अब चूंकि कैल्शियम फ्लोराइड किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड का तो कोई आपका ना कंसंट्रेशन होता है ना कोई प्रेशर होता है, तो मैं ऐसे छोड़ ही दूंगा। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर क्या होगा अगर मैं कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ा दूं, अगर मैं कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन, 4 गुना कर दिया मैंने, पहले कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन था 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 गुना बढ़ा दिया गया क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन इससे। ठीक है। अब मुझे पता है अगर कोई कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और उस रिएक्शन में जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो ऐसे इस स्टेट पे अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, है ना, कोई बाहर से एक्सटर्नली आप क्या करते हो, कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो कैल्शियम आयन अगर अगर मान लो आपने बाहर से कैल्शियम आयन डाल दिया, ये जो रिएक्शन है, इस ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम स्टेट में है,
अगर बाहर से आपने कैल्शियम आयन इसमें ऐड कर दिया, तो कैल्शियम आयन के ऐड करने पे, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे किसी स्पीसीज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। अब चेंज नहीं होगी तो केसी की वैल्यू क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। कांस्टेंट रखने के लिए फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन आधा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आधा कंसंट्रेशन कर दिए आपने, तो क्या हो जाएगा, फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन आधा करने का मतलब इस तरीके से, फ्लोराइड का कंसंट्रेशन का आधा, हाफ पे पावर 2, तभी आपकी वैल्यू फिर से हो जाएगी कैल्शियम आयन इंटू फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन पावर, यानी जो पहले था वही फिर से आ गया। यानी फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सही आंसर होगा बी वाला। इफ देयर इज ए, if irreversible reaction is at equilibrium and if a reversible reaction is at equilibrium and we alternate in the concentration, temperature, pressure, then there will be no effect on the equilibrium constant. अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है और बाहर से आप तब्दीली करते हो कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर में, प्रेशर में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करोगे, कह रहा है इफ ए लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर at its boiling point on the average molecules in the two phase have equal। तो मान लो कि क्या है, कोई लिक्विड है, किसी कंटेनर में रखा गया है। अब अभी कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड है। अब इस कंटेनर को हीट कर रहे हो, हीट करने पे क्या होगा, ये लिक्विड वेपर में चेंज होगा। ठीक है, और जब वेपर में चेंज होगा तो ऊपर उठेगा, ऊपर उठने पे इसको क्या दिखेगा, सामने एक वॉल दिखाई पड़ेगी, है ना। और इस कंटेनर स्केप नहीं कर पाएगा ये वेपर, और वापिस से क्या होगा, कंडेंस होकर के फिर से किस में चेंज होने लगेगा, वेपर, यही वेपर टकरा करके दीवारों से वापिस से किस में चेंज होने लगेगा, लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगेगा। किस में चेंज होने लगेगा, लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगेगा। तो क्या देखने को मिलेगा कि लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, और वापिस से वेपर से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा, तो जिस तेजी से लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, उसी तेजी से वेपर लिक्विड में चेंज होगा एट इक्विलिब्रियम। अब चूंकि मुझे पता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट पे आप बात कर रहे हो, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो मुझे पता है कि अब मान लो कि आपका वाटर है, वाटर है, ठीक है, वाटर बॉयल हो रहा है। और वाटर कब बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब ये वेपर में चेंज हो जाएगा, तो वेपर का जो वेपर बनेगा, वेपर उसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि मुझे पता है कि फेज ट्रांजिशन के दौरान टेम्परेचर में टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आता है। यानी जितना टेम्परेचर आपका लिक्विड का होगा, उतना ही टेम्परेचर होगा वेपर का। और टेम्परेचर काइनेटिक, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, किसी भी मटेरियल के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, ओनली ऑन टेम्परेचर। तो चूंकि लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसी कारण से दोनों फेज के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम हो। सही आंसर होगा आपकी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम होगा दोनों फेज के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाइड्रोजन आयोडाइड was heated in a sealed tube at 440 degrees Celsius till the equilibrium was reached. Hydrogen iodide was found to be 22% decomposed. The equilibrium constant for the dissociation is। तो हाइड्रोजन आयोडाइड है आपका, और हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट किया जाता है इन ए सील्ड ट्यूब, यानी जो
जिस ट्यूब में हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट किया जा रहा है वह क्या है, सील्ड पैक है, यानी चारों तरफ से बंद है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। और टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे इसे हीट किया जा रहा है, 440 डिग्री सेल्सियस। और इसे तब तक हीट किया जाता है जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए, है ना। और हाइड्रोजन आयोडाइड अगर डिकम्पोज होगा तो वह कुछ इस तरीके से डिकम्पोज होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड अगर जब डिकम्पोज होगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा और आयोडीन मिलेगा। इसको बैलेंस करो, इस तरीके से बैलेंस होगा। ठीक है। तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या देखा गया, इक्विलिब्रियम स्टेट पे देखा गया कि 22% जो था हाइड्रोजन आयोडाइड, जो इतना इनिशियली लिया गया था, उस इनिशियल अमाउंट का 22% डिकम्पोज हो गया। मान लो सपोज दैट शुरुआत में हाइड्रोजन आयोडाइड कितना लिया गया था, मान लो ए मोल लिया गया था। कितना लिया गया था, ए मोल लिया गया था। शुरुआत में है ना, तो हाइड्रोजन गैस मिला, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो हाइड्रोजन, न तो हाइड्रोजन गैस बनेगा न तो आयोडीन गैस बन हुआ होगा एट टाइम टी इक्वल टू 0। ठीक है। अब मान लो रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब रिएक्शन मान लो कि सपोज दैट इक्विलिब्रियम स्टेट पे चला गया। इक्विलिब्रियम स्टेट पे मान लो कि आपका, देखो मानना क्या है, ऑलरेडी दिया गया है, क्या दिया गया है कि 22% डिकम्पोज हो गया, तो जो ए मोल था, ए मोल का 22% मतलब इस तरीके से कितना आएगा, 0.22 ए आएगा। यानी 0.22 ए मोल हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो गया। तो शुरुआत में कितना लिया गया था, ए मोल, और कितना डिकम्पोज हो गया, 0.22 ए मोल डिकम्पोज हो गया। ठीक है। आपका हाइड्रोजन आयोडाइड कितना डिकम्पोज हुआ, 0.22 ए मोल। अब मुझे पता है कि जब 2 मोल टूटेगा तो 1 मोल हाइड्रोजन बनेगा और 1 मोल आयोडीन बनेगा। सेम तरीके से जब 0.22 ए मोल हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होगा तो इसका आधा, आधा का मतलब 0.11 ए मोल हाइड्रोजन बनेगा और 0.11 ए मोल I2 बनेगा। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है, साफ साफ क्लियर है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो Kc इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखोगे तो 0 कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड टू पावर। H2 का कंसंट्रेशन कितना है भाई, मान लो कि पूरे वेजल का कंटेनर, पूरा जो वेजल है उस पूरे वेजल का वॉल्यूम कितना है, V है। तो चूंकि ये मोल था, तो इस मोल में अगर मैं वॉल्यूम टर्म से डिवाइड कर दूंगा तो कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल क्या है, 0.11 ए डिवाइड बाई वी इंटू 0.11 ए डिवाइड बाई वी। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ H2, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइड बाई ए माइनस 0.22 ए बाई वी पावर 2। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। आप देखोगे तो 0.011 इंटू 0.11 डिवाइड बाई वी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर मैं एक कॉमन ले लूंगा ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 1 - 0.22 डिवाइड बाई वी होल स्क्वायर, है ना। आएगा आपका क्या, 0.11 इंटू 0.11 डिवाइड बाई वी स्क्वायर डिवाइड बाई, अब ए इसको, अब ब्रैकेट हटाओगे तो हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर बाई वी का स्क्वायर इंटू, अच्छा एक में से आप कितना घटा रहे हो, 0.22, कितना आएगा आपका, 78, 0.78 का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, यहाँ पे स्क्वायर आया था, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। 0.11 मल्टीप्लाई बाई 0.11 डिवाइड बाई 0.78 इंटू 0.78। आप इसे कैलकुलेट करिए और ये जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, इसे आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी
कितना? 0.0199। क्या आंसर मैच कर रहा है? यस, करेक्ट। छठवें का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, कि ए रिएक्शन रीच एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर कब पहुंचता है? इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज दैट स्टेट फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। यानी कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन की वह अवस्था जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। यानी जितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। तो ये कह रहा है कि दी प्रोडक्ट रिएक्ट टूगेदर एट द सेम रेट एट विच दे आर फॉर्म। तो जो प्रोडक्ट आपकी बन रहे हैं वो प्रोडक्ट उतनी ही तेजी से रिएक्ट करेंगे जितनी तेजी से वो बन रहे हैं। तो सही आंसर होगा 7वें का सी। अगला एट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एन एन इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। सबसे बड़ी बात है, देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर और एक गैसियस रिएक्शन। मान लो कोई आपका रिएक्शन कैसा है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया गैस बना रहा है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना रहा है। तो अब चूंकि ये रिएक्शन कैसा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में था तब उस समय ऐड कर दिया गया क्या? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, वो भी एट कांस्टेंट क्या? प्रेशर। एक बात जानो कि एट कांस्टेंट प्रेशर, किसी कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस ऐड किया जाता है टू दी रिवर्सिबल रिएक्शन विच आर एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन उधर की तरफ मूव करता है जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। नंबर ऑफ मोल क्या हो? ज्यादा हो। तो चूंकि इस गैस के लिए देखोगे तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट विच आर इन गैसेस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट विच आर इन गैसेस स्टेट। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2। एक गैसेस स्टेट में है, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, एक मोल ए आपका और एक मोल ए, ऐसा 3 मोल ए, क्या आएगा? -2। क्या है? -2। यानी जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तब तो इनर्ट गैस को ऐड करने पे एट कांस्टेंट प्रेशर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब डेल्टा एन जी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तब एट कांस्टेंट प्रेशर इनर्ट गैस ऐड करने पे रिएक्शन उधर की तरफ मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो? ज्यादा हो। तो नंबर ऑफ, चूंकि यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि -2 आ रही है, 0 तो नहीं आ रही है, तो इनर्ट गैस ऐड करने पे एट कांस्टेंट प्रेशर रिएक्शन उधर मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो? ज्यादा हो। नंबर ऑफ मोल ज्यादा किधर है? इधर की तरफ है। यानी रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब, मूव करने का मतलब क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन इज फेवर्ड। यानी करेक्ट आंसर होगा 8 का सी। अगला क्वेश्चन है कि 8 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 4 मोल ऑफ O2 आर मेड टू रिएक्ट इन ए क्लोज्ड वेसल at equilibrium 80% sulfur dioxide react, the partial pressure of O2 at equilibrium will be। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 8 मोल सल्फर डाइऑक्साइड और
ऑक्सीजन गैस के 4 मोल, 8 मोल सल्फर डाइऑक्साइड और 4 मोल ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं। और वो रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? इन ए क्लोज्ड वेजल, बंद कंटेनर में, बंद बर्तन में रिएक्शन हो रहा है। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाता है, तब क्या होता है कि 80% सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर चुका होता है। तो आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कितना होगा। तो देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं, एक केमिकल इक्वेशन, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 क्या बनेगा? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, चलिए। स- शुरुआत में 8 मोल सल्फर डाइऑक्साइड। पहले इसको बैलेंस करो ना। बैलेंस करोगे तो कैसे होगा? तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दो कर मैं कर दूं, 3 दूनी 6, 6 और 2 सल्फर, इस तरीके से बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया ना। एट, शुरुआत में क्या था कि 8 मोल सल्फर डाइऑक्साइड था, और 4 मोल क्या था? ऑक्सीजन गैस था। अब चूंकि रिएक्शन एट T=0 की मैं बात कर रहा हूँ, टाइम T=0, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तब की बात कर रहा हूँ। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो प्रोडक्ट नहीं बना होगा। प्रोडक्ट नहीं बना होगा तो यानी जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड की क्वांटिटी होगी वह 0 होगी। बट जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा, तो देखा गया कि 8 मोल का 80%, 80% मतलब 80/100। तो यहाँ से आप करोगे तो 0.64 मोल, 0 क्या, सॉरी 0 कहाँ से आ जाएगा? 6.4 आ जाएगा, सॉरी। 6.4 मोल सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर लिया। आ- अब चूंकि कितना रिएक्ट कर लिया? 6.4। 8 में से 6.4 मोल क्या कर लिया? सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर चुका। तो अगर इसका 6.4 मोल खर्च हो रहा है, तो इसका कितना खर्च होगा? यहाँ पे देखो ना, इसका 2 मोल खर्च होगा, इसका 1 मोल, यानी आधा। जितना सल्फर डाइऑक्साइड खर्च होगा उसका आधा कितना खर्च होगा? ऑक्सीजन गैस। इसका आधा कितना? 3.2 मोल खर्च होगा ऑक्सीजन गैस का। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो जब जितना मोल सल्फर डाइऑक्साइड खर्च हो रहा है, उतना ही मोल आपका क्या बन रहा है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सेम तरीके से अगर 0.64 मोल सल्फर डाइऑक्साइड खर्च हो रहा है, तो कितना बनेगा? 6.4 मोल सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कितना हो जाएगा आपका? 1.6 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, 3.2 मोल ऑक्सीजन गैस और 6.4 मोल सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल अगर आप निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, वो कितना आएगा? 6.4 प्लस 3.2 प्लस 1.6, 1.6 प्लस 6.4 कितना हो गया? 8 हो गया, 8 और +3, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल कितना आया? 11.2 मोल। अब चूंकि ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है ना, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है, मान लो तो लेट, हाँ एक चीज, अब मान लो कि लेट टोटल प्रेशर क्या है? P है। लेट टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज P। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर आप O2 की बात करोगे, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ऑक्सीजन गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल प्रेशर है P, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है? ऑक्सीजन गैस के मोल की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन गैस के मोल की संख्या है आपकी, कितना? 3.2।
और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल कितना, 11.2 है ना, 11 हो गया आपका 32 पी/112। ठीक है, अब मैं क्या करूं, 4 से डिवाइड करूं तो 4×8 = 32, 4×2 = 8, सॉरी 22 हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। अगर मैं 2 से काटूं तो 16/52 पी, 8/26 पी, फिर 2 से काटूं तो 4/13 पी। कुछ कर बाहर आया, कितना आया था, 32/112 पी। 32/112 पी। जोड़ने में मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 1 मिनट। 6.4 मोल आपका रिएक्ट कर लिया सल्फर डाइऑक्साइड, इसका आधा O2 रिएक्ट करेगा, और ओहो, यहाँ 4 में से मुझे घटाना था ना भाई। इनिशियल अमाउंट कितना था ऑक्सीजन गैस का, 4 मोल था। 4 मोल में से 3.2 मोल खर्च हो गया ऑक्सीजन गैस का, तो यहाँ पे मुझे माइनस करना था। यहाँ पे आता 0.8 आता, बाकी सब सही था। जैसे मैं यहाँ पे 0.8 करता तो आपका इधर बन जाता क्या, कितना, 8.8, 8.8। जैसे मैं यहाँ पे 8.8 आता टोटल नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ से वैल्यू आपकी चेंज हो जाती 8.8, और यहाँ पे 0.8 आ जाता है ना। अब 0.8, अब देखो 8 डिवाइड बाई 88 पी, यहाँ से आप डिवाइड करो तो P/11 आएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, P/11। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इन द रिएक्शन A+B, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है C+D। ये कोई रिएक्शन है एट ए गिवन टेम्परेचर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A वाज ट्वाइस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B। यानी शुरुआत में A का जो कंसंट्रेशन था वह B के कंसंट्रेशन का 2 गुना था। तो मान लो, सपोज दैट A का कंसंट्रेशन है 2 मोल पर लीटर है, और ए का कंसंट्रेशन है, मान लो, अब चूंकि ए का कंसंट्रेशन तो बी के कंसंट्रेशन का 2 गुना है, बी का मुझे मानना पड़ेगा 1 मोल पर लीटर। ठीक है, ये इनिशियल एट T = 0 की बात है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था इनिशियली, तब की बात है। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेंड कर लिया, तब उस समय द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी वाज थ्राइस द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी। मान लो रिएक्शन स्टार्ट हो गया, रिएक्शन कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लिया, तो मान लो कि आपका ए जो था, ए का एक्स मोल रिएक्ट किया, ए का एक्स मोल खर्च हुआ, बी का भी एक्स मोल खर्च होगा, सी कितना बनेगा, जितना मोल खर्च हुआ होगा ए का एंड बी का उतना ही मोल बनेगा। एक्स मोल अब सी बनेगा, और एक्स मोल क्या बनेगा, डी बनेगा। अब कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी
कंसंट्रेशन ऑफ सी वाज 3 टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ, तो सी का जितना कंसंट्रेशन है उस वह सी का कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन का कितना गुना है, 3 टाइम्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सी का कंसंट्रेशन कितना है भाई, सी का कंसंट्रेशन तो एक्स है इंटू थ्री, और बी का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 - एक्स। यहाँ पे देखोगे एक्स इक्वल टू 3 - 3 एक्स, तो 4 एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 3/4, 3/4, एक्स इक्वल टू 3/4। एक्स इक्वल टू अगर 3/4 आता है तो क्या बोल रहा था, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। सी का कंसंट्रेशन होगा आपका कितना, अब एक्स की वैल्यू तो मुझे निकली गई 3/4। चल ठीक है, अभी मैं एक्स ही रखता हूँ, एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 - एक्स इंटू 1 - एक्स। के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 इंटू 3/4 डिवाइड बाई 2 - 3/4 इंटू 1 - 3/4, तो 9/16 डिवाइड बाई, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5, 5/4 इंटू 1/4, एक वैल्यू कट गई आपकी, 9/5 आ गया आंसर। और 9/5 आने का मतलब 1.8, सही आंसर होगा 10 का ए।